नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम नवंबर 2012 में हुए सीटेट के पेपर 1 में आए हुए बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षार्थी असक्षमताएँ सामान्यतः किस में पाई जाती हैं? शिक्षार्थी असमताएँ मतलब सीखने में जो अक्षमताएँ होती हैं, असक्षमताएँ, वो किस में पाई जाती हैं? विशेषकर उन बच्चों में जिनमें पैतृक रिश्तेदारों में समस्या होती है। बी, औसत से सर्वश्रेष्ठ IQ वाले बच्चों में। सी, लड़कियों की तुलना में सामान्यतः लड़कों में। या डी, अक्सर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बच्चों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औसत से सर्वश्रेष्ठ IQ वाले बच्चों में। अगला है हमारा, एक बच्चा शाकोबाज और न्यूक्लियर तथा अनक्लियर के बीच मतभेद नहीं कर पाता है तो वह डैश से पीड़ित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। पढ़ने में समस्या हो रही है उसकी, तो वह डिसलेक्सिया से पीड़ित है। अगला है हमारा, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण। और इन चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गा, घा, खा और का। अगला है हमारा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं? या डी, अपनी आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं, अपने निर्णय ले सकते हैं। अगला है हमारा, आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन मतलब जो किसी क्रिया की दर को या तीव्रता को उसको बढ़ा दे, वो पुनर्बलन कहलाता है। तो आंशिक पुनर्बलन क्या होगा? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होते हैं, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होते हैं, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तो इसका आंसर होता है भाई, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्बलन। अगला है हमारा, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में हो जाता है, क्या रहेगा? डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिसकैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया पढ़ने वालों का हो गया, डिसकैल्कुलिया गणित संबंधी विकार हो जाता है और डिसग्राफिया लिखने संबंधी विकार होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में डिसग्राफिया पाया जाता है, उन्हें लिखने में समस्या होती है। अगला है हमारा, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सारोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव या आत्मसिद्धि के भाव। किशोर निम्न में से किसका अनुभव कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मसिद्धि के भाव। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाते हैं फाइन मोटर स्किल। इसका आंसर हो जाएगा हमेशा लिखना। अगला है हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ नहीं है? संयोगात्मक समस्या समाधान। यह तो निहितार्थ है, संयोग की बात करते हैं। उसमें प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। ऑप्शन सी, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। तो ये नेगेटिव कथन है। ऑप्शन डी, बच्चे उन बच्चों की संगति में सिस्टम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि उनकी बुद्धि लब्धि से कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं, इसका आंसर रहेगा अच्छा, क्या वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? हमसे पूछा गया है निहितार्थ है, तो यह रहेगा संयोगात्मक समस्या का समाधान। इसमें संयोग की बात करते हैं, सामाजिक संपर्क के द्वारा सीखना, सामाजिक अन्वयन क्रिया के द्वारा सीखने की बात करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी 3 नेगेटिव कथन है जो इनसे संबंधित नहीं है। अगला है हमारा 16 निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? ए, बाह्य कारक, बी, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, या सी, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या डी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से हमें अभिप्रेरित करेगा? तो बाह्य कारक रहेगा, या असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। यही हमारा आंसर होगा जो हमें आंतरिक रूप से प्रेरित करेगा। अगला है हमारा, विविध बुद्धिमत्ता सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है शिवाय विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। विविध बुद्धिमत्ता सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है शिवाय, मतलब 3 निहितार्थ रहेंगे, एक उसके अतिरिक्त रहेगा जो हमें सिलेक्ट करना है। आंसर होगा, विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। बी, विविध तरीके से सीखने का आकलन किया जा सकता है। सी, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। या डी,
बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इससे संबंधित नहीं है। अगला है हमारा, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनी परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन वाला परिवार अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू, जो कि आनुवांशिक रूप से प्रभावित होता है, उसको प्रभावित नहीं करते। अगला, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है शिवाय। सीखने के लिए आकलन मतलब हम सीखते जा रहे हैं और साथ में आकलन करते जा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से ध्यान रखता है शिवाय मतलब जो चीज़ इससे संबंधित नहीं होगी, नेगेटिव चीज़ ढूंढना है। विद्यार्थी की अधिगम शैलियों का तो ध्यान रखता है, विद्यार्थी की क्षमताओं का भी ध्यान रखता है, विद्यार्थी की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है और विद्यार्थी की त्रुटियाँ। तो सीखने के लिए आकलन में विद्यार्थी की त्रुटियों का ध्यान नहीं रखा जाता। अगला है हमारा, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षक में निम्नलिखित योग्यता में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? स्मृति, अनुशासित स्वभाव या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति या परीक्षण करने की प्रवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अगला है हमारा, मोनिका वो गणित की शिक्षिका है। राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जबकि उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। भाई, नियमित उपस्थिति के लिए हमें आकर्षित करना है या प्रोत्साहित करना है, तो क्या आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाना, या विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो कि प्रतिदिन घरों से बच्चे को लेकर आए। इनमें से सबसे उचित कौन सा रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आवासीय विद्यालय खोलना। अगला है हमारा, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है शिवाय मतलब बाकी 3 रहेंगी जिनकी आवश्यकता रहेगी समावेशन के लिए और बाकी एक को आवश्यकता नहीं रहेगी। क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, पृथक्करण और अभिभावकों की भागीदारी। तो समावेशन एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समस्त प्रकार के छात्र, चाहे वह तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, किसी भी प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमि से रहें, वंचित वर्गों से रहें, चाहे किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित रहें या विकलांग रहें, उनको एक ही कक्षा में अध्ययन कराया जाता है, उन्हें अलग नहीं किया जाता। तो पृथक्करण एक ऐसी चीज़ है जो इससे संबंधित नहीं रहेगी। अगला है हमारा, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, या यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए भी प्रतिपूरक भेदभाव नीति का अनुगमन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा, विद्यार्थी के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक इस प्रकार की फाइल टाइप की रहती है जिसमें विद्यार्थी की समस्त जानकारी रहती है, उसकी अनुनामांकन की जानकारी, उसके शैक्षिक क्षेत्रों की जानकारी, शैक्षिक क्षेत्र, विद्यालय स्तर की समस्त जानकारी रहती है पोर्टफोलियो। तो विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का जरूर होने चाहिए। विद्यार्थियों का बहिष्करण, अन्य शिक्षकों का समावेशन, विद्यार्थियों का समावेशन, अभिभावकों का समावेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों का समावेशन। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से अंतःविषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थी में विभिन्न विषय क्षेत्र के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदी विकसित होने की कम संभावना होती है। पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थी को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है यदि हम अंतः विषय अनुदेशन करें मतलब कई विषयों में, तो उन्हें क्या होगा? सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। अगला है, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। मुक्त खेल के समय देने के लिए यह मज़ेदार बनाएगा।
सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करना। और मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, अपेक्षा नहीं करना। इससे क्या होगा, उनकी मज़ेदार रहेगा समस्या समाधान का मज़ा कम हो जाएगा। अगला है हमारा, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की, तो उनके पास क्या होता है, निपुणता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिवार अधिविन्यास या कार्य परिवार अधिविन्यास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निपुणता अभिविन्यास। अगला है हमारा, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। सकारात्मक हमें पॉजिटिव वातावरण बनाना है छोटे बच्चों की क्लास में, तो आप क्या करेंगे, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। भाई प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करेंगे तो भाई व्यक्तिगत विविधता की अवहेलना हुई। सी, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। यह सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटे बच्चे हैं तो छोटी कक्षाओं में सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनाना चाहिए। अगली है हमारा, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार या मेरे प्रिय मित्र। तो रहेगा ऑप्शन सी, मेरा परिवार, जो सबसे ज़्यादा परिचित रहता है बच्चा उनसे। अगला है, बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्वयं बच्चे द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई स्वयं बी, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों के सुधारने योग्य नहीं है तो वह संकेत करता है कि शिक्षक और शिक्षा की व्यवस्था दोनों ही फेल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो ए, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। तो भाई समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह क्या होता है, भाई ए, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।